ठीक है भाई। क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस करे हुए थे, उससे आगे बढ़ते हैं। बच्चे जो क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे या फिर उस पॉइंट तक लाके मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा जहां से आगे बोर्ड का लेवल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल ओवर एस्टिमेट नहीं करूंगा कि मुश्किल पार्ट देख के ऐसा सोचूं कि आप लोग कर ही लोगे। अगर मुझे लगेगा कि हल्का सा भी मुश्किल है जो जेई के लेवल के बीच में आ चुका है, ठीक है, और आप नहीं कर पाओगे, विल मेक श्योर कि उसको एंड तक लेके जाएंगे। बट जो पार्ट जहां पे छोड़ूंगा उसको आगे तक एंड तक करना है घर जाके हर हालत में, अदरवाइज वो अनडन ही रह जाएगा। ठीक है, पेंडिंग ही दिखाई देगा बाद में आपको वो। कंटिन्यू। मार्कर तुम लोगों का है? ओके, देखते हैं जरा कौन सा क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम हमने। वो भी करवा दूंगा, मतलब वो भी करवा दूंगा। एक बार जो चल रहे हैं वो भी कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन मेरी बुक के नंबर के अकॉर्डिंग ना कर, क्वेश्चन 7 तक हो गए थे। 8, हाँ आगे भी कर लिया था, 8th भी कर लिया था, 9th भी कर लिया, 10th भी कर लिया, 11th कर लिया, 12th भी कर लिया, यहाँ तक तो मुझे याद है। 13th बताओ, 13th क्या है? देख इधर, इसमें देख। ठीक है, घर से तो गया नहीं होगा, कर लिया था। उसके बाद 14th हो गया। 14th में एक चीज है जो मैं चाहता हूं बाकी सब भी देख लो। 14th क्वेश्चन में वो कह रहा है 2 log 10x, 2 log of x to the base 10, then minus log of 0.01 minus log of 0.01 to the base x। ठीक है, ध्यान से देखो जरा इसको। मैंने हर बार बोला है कि बच्चे अगर तुम्हें डिफरेंट बेसिस दिखाई दे रहे हैं तो कोशिश करो कि पहले तो आप अपना बेस सेम कर लो, है ना। जैसे इसको आपने लिख लिया log of x to the log of x to the log of x divided by log of 10, ऐसे करते हैं ना। जो इनपुट होता है वो ऊपर आ जाता है, जो बेस होता है वो नीचे वाले का इनपुट बन जाता है, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। log of 0.01 अपॉन log of x ऐसे लिख सकते हैं पक्का। 2 log x अपॉन log 10, ठीक है। 0.01 को लिख सकते हैं 10 की पावर -2, 0.01 को लिख सकते हैं 10 की पावर -2। अब इसको ऐसा क्यों लिख लिया? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है x और 10 का कॉम्बिनेशन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी x और 10 का कॉम्बिनेशन बना लिया। इस -2 को उठा के आगे लेके आ सकते हैं, log की प्रॉपर्टी है log x log 10 माइनस ये -2 आगे आ जाएगा तो 2 टाइम्स log 10 बाय log x बन जाएगा। 2 कॉमन आ जाएगा, log ऑफ x टू द बेस 10। बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 log 10 बाय log x को लिख सकते हैं 1 बाय log x बाय log 10। मैं क्या करना चाह रहा हूँ एक्चुअल में, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है log x बाय log 10, मुझे यहाँ भी log x बाय log 10 मिल जाए, तो मैंने इसको 1 अपॉन में लिख लिया। ठीक है, अभी समझ में आएगा ऐसा क्यों किया। इसको लिख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस 10, इसको भी लिख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस 10। इसी का रिवर्स यूज कर लिया, पहले ऐसे किया था अब रिवर्स कर लिया, x अपॉन log 10 को लिख लिया log ऑफ x टू द बेस 10। ठीक है, अच्छा ये वही टाइप नहीं बन गई जिसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं हम अलग अलग क्वेश्चन में कि x प्लस 1 बाय x जो फंक्शन होता है बच्चे, इसकी रेंज होती है
2 टू इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू 2, ये रेंज होती है, याद है? x प्लस 1/x की, नहीं याद तो आपसे याद होनी चाहिए, बहुत बार काम आ चुकी है और डिफिकल्ट क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। कहता है अगर एक फंक्शन है x प्लस 1/x शेप का, तो उसकी रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है? बट इस बार क्या है अपना, इस बार x तो है नहीं, इस बार x की बजाय क्या है, log of x। अब हमारा फंक्शन क्या है, log of x प्लस 1/log of x, ऐसे दिखने वाला फंक्शन है ना बच्चे। इतने फंक्शन को t ले लो, पुट log x इज इक्वल टू t। log की रेंज क्या होती है, log की रेंज ऑल रियल्स होती है, डोमेन होती है 0 टू इन्फिनिटी, रेंज ऑल रियल्स होती है, ठीक है? तो ये ऑल रियल्स दे देगा, यहां पे आ जाएगा t प्लस 1/t। क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 1 लेना है। देखो क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 1 लेना है, तो x ग्रेटर देन 1 लेने का मतलब ये है कि अगर मैं, वैसे तो log की रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है, बट क्वेश्चन में उसने बोला कि x ग्रेटर देन 1 लेना है। ये बात मैं समझा चुका हूं, फिर एक बार समझाता हूं। 0 टू 1 टू इन्फिनिटी, ये log की डोमेन है, 0 से इन्फिनिटी। ये जब 0 टू 1 के बीच में होता है तो नेगेटिव आउटपुट देता है। आप log के अंदर जो इनपुट डालोगे, अगर 0 टू 1 के अंदर के डालोगे तो नेगेटिव आउटपुट देगा, 1 से इन्फिनिटी के अंदर डालोगे तो पॉजिटिव आउटपुट देगा, 1 डालोगे तो 0 देगा, ठीक है? अब हमें उसने बोला कि 1 से बड़ा बड़े डालने हैं, तो मतलब मेरी इस जगह की रेंज क्या रहेगी, इस जगह की रेंज क्या रहेगी, 1 से बड़ी वैल्यू डालनी है, 1 डालने पे 0। बच्चे ये नीचे वाली डोमेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऊपर वाली रेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? जब मैं 1 से इन्फिनिटी पे हूं तो रेंज क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी। आ रही कुछ बात समझ में? पक्का? ठीक है। तो जो log ने रेंज दे दी वो इस फंक्शन के लिए इनपुट बन गया। t कहता है भाई मैं तो 0 टू इन्फिनिटी हूं, t कह रहा है मैं तो 0 टू इन्फिनिटी हूं, ठीक है? t कह रहा है मैं 0 टू इन्फिनिटी हूं, मतलब यहां पे काम किस पे हो रहा है, 0 टू इन्फिनिटी पे हो रहा है। अगर ये 0 टू इन्फिनिटी पे हो रहा है बच्चे, तो इसकी हिस्से से भी ये वाली रेंज चली जाएगी, क्योंकि ये वाली रेंज कब आती है, ये वाली रेंज तब आती है जब आप इसको नेगेटिव इनपुट देते हो, ये वाली रेंज तब आती है जब आप इसको पॉजिटिव इनपुट देते हो, ठीक है? अब नेगेटिव इनपुट तो उसके हिस्से से चला गया, ठीक है? क्योंकि आउटपुट ही हमारा 0 टू इन्फिनिटी है, यहां पे t की वैल्यू ही 0 टू इन्फिनिटी है, तो पॉजिटिव आउटपुट ही बचा, पॉजिटिव आउटपुट बचा। पॉजिटिव आउटपुट का मिनिमम नंबर क्या है, क्वेश्चन में उसने मिनिमम वैल्यू पूछी है, कहते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। मैंने कहा इस चीज की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि यही बचा मेरे पास, इस चीज की मिनिमम वैल्यू कितनी बची मेरे पास, 2। अगर ये वैसा बचते तो माइनस इन्फिनिटी मिनिमम होता, बट ये तो है ही नहीं पिक्चर में, यही बचे, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग मिनिमम कितना है, 2। तो मिनिमम ये तो 2 बाहर पहले से पड़ा है अपने पास, एक 2 ये आ गया मिनिमम, कितना आ गया ओवरऑल, 4। ये सारा कुछ समझाने का ये क्वेश्चन, मतलब एक्चुअली उस टाइम पे जब मैंने लास्ट टाइम कराया था तब सिर्फ वांसी थी, तब बाकी कोई नहीं था, ठीक है? पर ये चीज इसलिए करवानी जरूरी है ताकि आप लोग समझो कि ये बार बार आएगी और हमारा फंक्शन पे जितना कंट्रोल होगा उतना हमें कंफर्टेबल लगेगा समझना क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसने बोला, कहता a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है। मैंने कहा देख लेते हैं। पहले तो मुझे इतना पता है कि मेरी क्वाड्रेटिक है, तो जो मुझे चीजें पता है वो ये पता है b स्क्वायर माइनस 4ac पता है मुझे, है ना? पर b स्क्वायर माइनस 4ac लगा के फायदा नहीं, कोई वैल्यू तो गिवन नहीं है। कोई वैल्यू गिवन होती तो मैं bac की जगह कुछ पुट करके कुछ सोचता, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, 0 आ रहा है ना? कोई वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है। बट इसके अलावा हमें वो भी पता होता है, उसने रूट्स के बारे में कुछ बोला है साथ में, रूट्स के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है ना साथ में। कह रहा है देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, अच्छा रूट्स के टाइप पूछ रहा है कैसे होगी। तो अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए है,
और हमें गिवन है कि सारे नंबर्स पॉजिटिव है, मतलब ये जो ए बी सीज है ये सारे पॉजिटिव है। ध्यान से मेरी बात सुनना और सोच समझ के आंसर करना। मैं कह रहा हूं दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक्चुअली कौन है? सी अपॉन है, सी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब दो नंबर्स का जो ये फ्रैक्शन है दो नंबर की, ये भी दो नंबर्स की फ्रैक्शन है। दो नंबर्स की फ्रैक्शन पॉजिटिव कब आ सकती है? या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। तो ओके, इधर कहता है अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा जो आपको दे रहे हैं नेगेटिव माइनस बी अपॉन ए। हमारा फोकस बच्चे सी अपॉन ए पे नहीं है। सी का मुझे पता है कि सी भी पॉजिटिव है, ए का मुझे पता है ये भी पॉजिटिव है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अल्फा बीटा क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। एग्री? इधर से मैं कह रहा हूं कि बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव गिवन है, ये थोड़ी चेक कर रहा था मुझे। तो ये ओवरऑल क्या बन गया? नेगेटिव, बाहर नेगेटिव लगा के। कहता दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करके नेगेटिव आ रहा है, मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ रहा है। कहता अब सोच के बताओ कि नेचर का कुछ पता लग सकता है इससे? मैंने कहा मुझे इतना पता है कि अगर अल्फा बीटा पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो या दोनों पॉजिटिव होंगे तब पॉजिटिव आया होगा, या दोनों नेगेटिव होंगे तब पॉजिटिव आया होगा। अब इससे एडिशन का कुछ पता लग सकता है? देखते हैं। अगर दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करूंगा तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए था। दो पॉजिटिव को ऐड करके पॉजिटिव आना चाहिए था। दो नेगेटिव को ऐड करके क्या आता है? नेगेटिव, है ना? करते ऐड है बट साइन तो नेगेटिव का ही आता है। तो इसका मतलब ये वाला केस है, ये वाला केस नहीं है। इसने बोला कि दो पॉसिबिलिटीज है, प्लस प्लस माइनस माइनस, बट ये कहता है कि नहीं नेगेटिव वाला केस ही लेना है। आई बात समझ में? ठीक, सोच ले पक्का, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में मान लो वो चेंज कर देता और कह देता कि बी नेगेटिव है, अगर इस क्वेश्चन में चेंज करके वो कह देता, उसने बी पॉजिटिव बोला था ना, एबीसी तीनों पॉजिटिव बोले थे, मान लो वो बी नेगेटिव कर देता, अगर वो बी नेगेटिव कर देता तो बच्चे ये पॉजिटिव हो जाता। अगर वो बी नेगेटिव कर देता तो ये पॉजिटिव हो जाता अल्फा प्लस बीटा, फिर ये वाला केस पिक हो जाना था, प्लस प्लस वाला। आ रही कुछ बात समझ में कि नहीं? पक्की बात है? फास्ट तो नहीं हो रहा ज्यादा? ठीक है, फिलहाल हमने ये लेना केस। तो हमें यहां से पता लग गया कि अल्फा और बीटा हमारे क्या है? नेगेटिव है। अब देखते हैं उसने ऑप्शंस क्या दिए हुए थे। कहता आर रियल एंड नेगेटिव, ठीक है। रियल एंड नेगेटिव तो ठीक है, मतलब नेगेटिव तो है ही है। हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स, हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स, नेगेटिव रियल पार्ट्स, नेगेटिव रियल पार्ट्स, नेगेटिव रियल पार्ट्स। चलो एक बार इसके x का फॉर्मूला लगाते हैं। x का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यही फॉर्मूला होता है। माइनस बी प्लस माइनस, इसको अलग अलग कर लेते हैं, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2। बच्चों अभी ना डी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, डी पॉजिटिव है कि नेगेटिव ऐसा कहीं नहीं लिखा, ना तो डी पॉजिटिव कहीं पे मेंशन है, ना डी नेगेटिव कहीं पे मेंशन है, ना हम इसके पॉजिटिव एबीसी के पॉजिटिव होने पे डी को कह सकते हैं, क्योंकि डी में तो सबट्रैक्शन आ गई। अब दो पॉजिटिव नंबर की सबट्रैक्शन तो नेगेटिव दे ही सकती है ना, दो पॉजिटिव नंबर की सबट्रैक्शन तो नेगेटिव दे ही सकती है ना। क्या? अच्छा, तो मतलब ये वाला जो डी है, दो बार प्लस माइनस भी डाल दिया मैंने, ये जो डी है ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर तो ये पॉजिटिव है फिर तो ये पूरा रियल नंबर ही रहा, फिर तो ये पूरा रियल नंबर ही रहा। अगर ये डी नेगेटिव हो गया तो यहाँ आयोटा आ जाएगा, अगर ये डी नेगेटिव हुआ तो साथ में आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अगर ये आयोटा आ गया तो ये रियल पार्ट तो अभी भी नेगेटिव ही रहेगा, ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हो गया। रियल पार्ट तो बच्चे बी और ए तो पॉजिटिव ही है, साथ में नेगेटिव लगने से इसको नेगेटिव रियल पार्ट नहीं कह सकते। नहीं आई बात समझ? नहीं आई? नेगेटिव रियल पार्ट्स कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? सोच लो, सोच लो, पहले इस पे जोर डालो, फिर मैं एक और चीज याद दिलाता हूं। यहां से मैंने बोला कि नेगेटिव रियल पार्ट्स आ सकते हैं। मैंने दो चीजें अभी तक मतलब कंफर्म करी हैं, एक कि मेरे रूट्स नेगेटिव होंगे, या तो मेरे रूट्स नेगेटिव होंगे, ये नेगेटिव होने का मतलब है जब वो रियल है, रूट नेगेटिव होने का मतलब है वो जब रियल है,
ठीक है, रियल रूट जब यहाँ से हमने बोला अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, मेरे रूट अगर रियल है तो नेगेटिव होंगे, अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स बनते हैं, आयोटा वाले बनते हैं, तो उनका रियल पार्ट नेगेटिव होगा। रियल रूट्स नेगेटिव और रियल पार्ट नेगेटिव में जमीन आसमान का फर्क है। रियल रूट्स नेगेटिव होने का मतलब है कि जो मेरे रूट्स आए वो दोनों नेगेटिव नेगेटिव आ गए। यहां पे कह रहे हैं कि अगर रूट्स वो आ गए, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए, तो उसका रियल पार्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा, नहीं, ठीक है। तो उसकी पहली दोनों बातें ठीक है, ए और बी करेक्ट है। ऑप्शन सी बना क्योंकि सी ऑप्शन में लिखा बोथ ए एंड बी। ठीक होगी बात यहां तक? अच्छा, एक चीज याद दिला देता हूं कि अगर बच्चे क्वाड्रेटिक रूट, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जब आप रूट्स बनाते हो तब आपके पास तीन केसेस होते हैं, 10th स्टैंडर्ड में हम सीखते हैं। एक केस होता है रियल बट डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग रूट्स, ठीक है। एक होता है रियल बट सेम, ठीक है, यहां तक तो सबको पता है, सब याद है। अब ये वाला केस है जो देखना है, ये क्या होता है, नॉट रियल रूट्स। वो नॉट रियल नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होता है। नॉट रियल तो 10th के बच्चों को बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स होता है। और जो दो रूट्स बनते हैं, दो कॉम्प्लेक्स रूट्स बनते हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स बनते हैं, एक z बनता है तो दूसरा z कॉन्जुगेट बनता है, ठीक है, एक z बनता है तो दूसरा z कॉन्जुगेट बनता है हमेशा। कॉम्प्लेक्स रूट कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, उसको एग्जिस्ट करने के लिए साथ में अपना भाई कॉन्जुगेट चाहिए ही चाहिए। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है, उसके कोई कहते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स रूट है, तो एक कॉम्प्लेक्स रूट पॉसिबल नहीं है। क्यूबिक है तो तीन रूट्स होंगे, अगर उसने एक कॉम्प्लेक्स बोला है तो दूसरा एक और कॉम्प्लेक्स पक्का होगा, ठीक है, और तीसरा रियल होगा, क्योंकि तीसरा भी अगर कॉम्प्लेक्स होता फिर उसको भी अपना कोई भाई चाहिए होता। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका एक रियल रूट डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट दो दो के पेयर में एग्जिस्ट करने थे, क्यूबिक के तीन ही रूट्स होते हैं। या तो क्यूबिक के तीनों रूट्स रियल होंगे या फिर एक रियल होगा। ये नहीं हो सकता कि एक कॉम्प्लेक्स आ जाए दो रियल आ जाए, या तीनों कॉम्प्लेक्स आ जाए, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं तो वो पेयर्स कौन कौन से होते हैं, z एंड z कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करने से क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, याद है दिन? नहीं, कॉन्जुगेट का मतलब होता है अगर a प्लस आयोटा b तेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट कर देगा तो बस आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। जो भी मतलब तेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, दूसरा रूट निकालने के लिए पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस आयोटा का साइन चेंज कर दो, ठीक है, पक्की बात है, तुम कहते हो तो मान लेते हैं, ओके। अच्छा अब अगर वो मान लो क्वेश्चन में बोलते हैं नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट्स, नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर एक इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होगा तो कॉन्जुगेट वाला पॉजिटिव होगा, नहीं आई बात समझ? अगर वो कहते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आए, दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स नेगेटिव हो गए, अरे दोनों इमेजिनरी पार्ट्स नेगेटिव कैसे हो सकते हैं, क्योंकि एक z है दूसरा z कॉन्जुगेट है, एक का इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा तो दूसरे का नेगेटिव होगा, या एक का नेगेटिव होगा दूसरे का पॉजिटिव होगा। ना तो दोनों इमेजिनरी पार्ट्स नेगेटिव आ सकते हैं, ना तो दोनों इमेजिनरी पार्ट्स पॉजिटिव आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए उसके ऊपर तो उसने कोई कंडीशन लिखी ही भी नहीं, लिख देता तो वो एलिमिनेट हो जाता ऑप्शन साथ के साथ ही, ठीक है। उसने रियल पार्ट्स के ऊपर ही लिखी थी, वो रियल पार्ट्स मैंने यहां से चेक कर लिया कि हाँ यार -b/2 है, उसका रियल रह रहा है, नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट है इफ x y and z आर रियल एंड डिफरेंट एंड u इज इक्वल टू दिस, देन u इज ऑलवेज। फोन है देन तेरे पास अभी, तुम निकालो क्वेश्चन, देख लो उसमें से। नेक्स्ट देखो, बता दो। अब जो हमने करना है, तो मेरा पेज पलटता जा रहा है बार बार। अब हमने करना है 25th क्वेश्चन, 25। नेक्स्ट देख लो एक बार, कह रहे u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, 9z स्क्वायर माइनस 6yz माइनस 6yz माइनस 3zx 3zx माइनस 2xy, ठीक है भैया। कहता है ये अपना u है,
मैंने कहा ये मुझे देखा देखा सा लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac जैसा लग रहा है, ठीक है। वो किसका फॉर्मूला था? वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, है ना। तो बट जेई वाले इतने वो तो है नहीं हमारे लिए अच्छे कि हमें ऐसे ही सब कुछ आसानी से पकड़ा देंगे। फिर भी देख लेते हैं, क्या पता दयालु हो गए। अगर मैं इसको लिखता हूं x का स्क्वायर, इसको लिखना पड़ेगा 2y का स्क्वायर, इसको लिखना पड़ेगा 3z का स्क्वायर, ठीक है। ये देखते हैं कि इनकी पेयरिंग में क्या बन रहा है, 6yz बन रहा है, y और z का ये पेयर है। 2y और 3z को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 6yz बन जाएगा। फिर ऐसे लिख लो 2y मल्टीप्लाई बाय 3z लिख लो, पक्का। 3zx, zx वाला पेयर देखो, एक z वाला एक x वाला, इन्हें मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा? 3zx ही बन रहा है, 3zx लिख लो ऐसे, ठीक है। ऐसे ही एक्स वाई वाले को भी मिला के फिर यही बनेगा, अगर इतना कुछ दे दिया उसने तो। इसको अगर ए बी सी ले ले तो क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बचे ये क्या है? बी सी, बी सी, ये क्या है? ए सी, ये क्या है? ए बी। अब अगर इनके साथ 2 लगा होता फिर तो जिंदगी आसान थी, कुछ भी नहीं था करने के लिए। बच्चे अगर इनके साथ 2 लगा होता फिर तो कुछ भी नहीं था, फिर तो आसान ही था, ठीक है। अब 2 नहीं लगा तो क्या कर सकते हैं? कहता वैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, माइनस 2ab मिल जाए तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। आई रिपीट, ध्यान से सुनना क्योंकि हल्की सी लंबी डिस्कशन है, फिर आपको लास्ट में सारी बात समझ में आ जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर माइनस 2ab मिल जाता, यहाँ तो सिर्फ माइनस ab है, माइनस 2ab मिल जाता तो सारा बैलेंस हो जाता, फिर मैं a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकता था, ठीक है। तो माइनस 2ab माइनस ab तो अवेलेबल है, बट एक माइनस ab कम है अपने पास, ठीक है। एक माइनस ab कम है अपने पास, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं होल स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर पाऊं, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकता हूं। तो अभी क्या करें फिर? माइनस ab प्लस ab लिख लें, माइनस ab प्लस ab लिख लें, वो जो प्लस ab बचा वो एक्स्ट्रा रख लेते हैं, बाकी a माइनस बी होल स्क्वायर बना लेते हैं। समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों। एक और वे है, उससे ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, मेरे पास एक ए बी का पेयर है, यहाँ पे एक ए माइनस बी होल स्क्वायर बना सकता है अगर 2ab होता तो। एक बी सी का पेयर है तो मैं यहाँ से बी सी बी माइनस सी होल स्क्वायर भी बना सकता हूँ। एक ए सी का पेयर है तो मैं यहाँ से ए माइनस सी का होल स्क्वायर भी बना सकता हूँ। इन सबके होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ बनाता मैं बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ बनाता ए माइनस सी का, इसके लिए बनाता ए माइनस बी का। ध्यान से देखो, मुझे 2 बार चाहिए, बी का स्क्वायर भी 2 बार चाहिए, सी का स्क्वायर भी 2 बार चाहिए। नहीं, दोबारा बोलता हूं, अगर मुझे ये बनाना भी है तो बी का स्क्वायर भी तो 2 बार चाहिए ना। एक बी का स्क्वायर यहाँ आएगा, एक बी का स्क्वायर इसकी ओपनिंग में तो अब भी तो आएगा, एक सी का स्क्वायर यहाँ आएगा, एक सी का स्क्वायर यहाँ आएगा, एक ए का स्क्वायर यहाँ आएगा, एक ए का स्क्वायर यहाँ आएगा, ठीक है। तो एक तरह से मुझे इसका भी डबल चाहिए, इसका भी डबल चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अगर सबका ही डबल चाहिए तो फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। अगर मेरी पिछली वाली बात समझ में आई थी तो ये वाली बात समझ में आएगी, ये बन जाएगा ये। दोबारा बोलो, समझ आई बात यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये एक तरह का फॉर्मूला है जो आप लोग याद रखोगे। कौन सा फॉर्मूला? यहां से ये वाला फॉर्मूला। इसको मैं 1 मिनट के लिए हटाता हूं, ये तो अभी हमने एक तरह से डेरिवेशन करी है ना, डिराइव ना करें तो यहां से यहां एक फॉर्मूला है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर 2 है फिर तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बन जाएगा, अगर 2 नहीं है तो ये बन जाएगा, ठीक है। एक आइडिया मतलब एक ऑब्जर्वेशन और है जो आपको बताती है कि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर नहीं बनेगा। क्या ऑब्जर्वेशन है वो? कि सर वहां पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है। उस केस में क्या होता है, वहां पे एट अ टाइम सिर्फ 2 ही नेगेटिव्स हो सकते हैं, ना 2 से कम नेगेटिव एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, ना 2 से ज्यादा नेगेटिव एग्जिस्ट कर सकते हैं, सबट्रैक्शंस, ठीक है। देखो जरा एक बार, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है मान लो, ये फॉर्मूला होता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। मान लो कोई बच्चा कहता है सर ये फॉर्मूले में तो माइनस
हम ऐसे भी कर सकते हैं a माइनस बी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें स्कूल वाले सिखाते हैं कि इसको ऐसे लिख लो, माइनस को अंदर ले जाओ। उससे क्या होता है, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस स्क्वायर एब्जॉर्ब कर लेता है, बट जहां बी होता है वहां नेगेटिव आ जाता है। यहाँ भी है तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ भी है तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ भी है तो यहाँ नेगेटिव, दो ही नेगेटिव आए, दो ही नेगेटिव आए, तीसरा तो नहीं नेगेटिव आया। जौन सा अल्फाबेट नेगेटिव था वही दो टर्म नेगेटिव आएंगे, जहां पे वो है ही नहीं वहां वो नेगेटिव नहीं आएंगी, है ना। मान लो एक टर्म और नेगेटिव हो जाए, दो टर्म नेगेटिव हो जाए, ए माइनस बी माइनस सी हो जाए, फिर क्या करोगे, फिर आप लिख लोगे इसको प्लस ऑफ माइनस बी प्लस ऑफ माइनस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर जहां पे बी और सी मल्टीप्लाई होंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस टू ए बी माइनस टू ए सी प्लस टू बी सी, समझ में आ रहा है, एक पक्का पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ तीनों नेगेटिव और दो ही नेगेटिव मिलेंगे, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, ठीक है। यहाँ तीनों नेगेटिव है तो भी पता था ये तो केस पॉसिबल ही नहीं है कि वो होल स्क्वायर बना दे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना दे, वो नेगेटिव्स को देख के भी पता लग सकता है कि वो नहीं बनेगा, कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ये वाला केस, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है बाद में एडजस्ट होने हो, ठीक है, यहाँ भी कोई गारंटी नहीं है। चलो आई होप यहाँ तक बात समझ में आई। उसमें क्वेश्चन में सिर्फ हमसे ये पूछा था कि इसकी क्या, इसकी टाइप पूछी थी, कैसा दिखाई देगा ये। हाँ, कहता है ये नॉन नेगेटिव है, जीरो है, नॉन पॉजिटिव है, ये जीरो भी हो सकता है, अगर एबीसी इक्वल हो गए तो ये सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है, तो नॉन नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि नॉन नेगेटिव में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। उसने दो ऑप्शन दिए, नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सिर्फ नॉन नेगेटिव दिया, ठीक है। नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो ऑप्शन दिए होते हैं, तो थोड़ा केयरफुली आंसर करना पड़ता। फिलहाल उसने सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया नॉन नेगेटिव, तो ठीक है। नेक्स्ट, ये काफी आसान है। x प्लस टू वाई प्लस टू जेड, एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू 9। बच्चे इसमें एक चीज ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मतलब ऐसे वर्बली होने वाला है, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखो, ये वाले जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स और ये वाले एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स है ना, ये एक दूसरे के डबल है, इसका डबल करके ये आएगा, इसका हाफ करके ये आएगा, है ना, है ऐसा कि नहीं, एक दूसरे के मल्टीपल है कि नहीं, ये इसका डबल मल्टीपल, इसका डबल मल्टीपल है, ये इसका हाफ मल्टीपल है। सिर्फ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स देखो, याद है वो 10th स्टैंडर्ड वाला नो सॉल्यूशन केस, इसके ये नहीं है ऐसा, कांस्टेंट ऐसा नहीं है, कांस्टेंट ऐसा नहीं है ना। उसमें था ना एक ऐसा a1 अपॉन b1, b1 यहाँ पे a2 अपॉन b2, a2 अपॉन b2, जो एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स है वो तो इक्वल थे, बट कांस्टेंट वाला इक्वल नहीं था, था ना, तो कुछ कांस्टेंट वाला इक्वल नहीं था, नो सॉल्यूशन का केस बनता था। क्यों बनता था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो यहाँ पे तीसरा भी कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो गया। मैं बताता हूँ वो यहाँ पे रिलेट कैसे कर पा रहा है। कहता है इसमें अगर ध्यान से देखो, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मैंने कहा कर ही लो, अपना ही क्वेश्चन है, कर सकते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई करो, याद से राइट साइड पे जरूर कर लेना, ठीक है। अब माइनस कर दो किसी को भी किसी में से, तो वो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 7, मैंने सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया, विच इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो ये इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज कि जो ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स होती है बच्चे, ये लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो अगर एक प्लेन ऐसा है तो उसके नीचे एक दूसरा प्लेन होगा, मतलब पैरेलल प्लेन्स होंगे, वो कभी आपस में टकराएंगे नहीं। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1 मॉड प्लस x माइनस 1, ये भी कर लिया था ना मामसिम ने, नहीं किया, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 4 मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1
3x स्क्वायर माइनस 4 ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये है जी हमारा एडवांस का क्वेश्चन 2021 का। क्वेश्चन थोड़ा आसान है, ध्यान से देखो बच्चे। मॉड के आते ही हमारे लिए कहानी थोड़ी इजी हो जाती है। हम क्या करते हैं, एक तो सिंगल मॉड है, एक से ज्यादा मॉड होता है तो सोचना पड़ता है कुछ और। एक ही मॉड है तो बहुत आसान होता है। बहुत आसान मतलब हमें बस ये देखना है कि वो मॉड कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, वो केसेस बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। अब दो केसेस बनेंगे भाई, ध्यान से समझो। दो केसेस बनेंगे, एक केस में मॉड पॉजिटिव होगा, एक केस में मॉड नेगेटिव होगा। इसका एक आंसर आएगा, इसका एक आंसर आएगा, दोनों का यूनियन हमारा फाइनल आंसर होगा। एक आंसर यहां से आएगा, एक आंसर यहां से आएगा, दोनों का यूनियन हमारा फाइनल आंसर होगा। पहले तो ये स्ट्रगल है कि मॉड पॉजिटिव कब होगा ये देखना पड़ेगा। मॉड के अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है। और इनको पॉजिटिव नेगेटिव जज कैसे करते हैं, वो ये वाला मेथड हम बोर्ड्स में भी कर रहे हैं अभी, ठीक है, बट वहां पे मैक्सिमम मिनिमा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख रहे हैं, ये अलग सिनेरियो है। यहाँ दिखने में कहानी सेम है बट सिनेरियो थोड़ा अलग है। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मेरा फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, नॉट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हम ये देख रहे हैं कि उसका आउटपुट्स कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव आएंगे। तो मैं दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, हमें पता है कि दोनों का प्रोडक्ट अगर दोनों पॉजिटिव हुए ये फिर भी आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों नेगेटिव हुए तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मैं शॉर्टकट्स पे ही जा रहा हूँ, नहीं तो लॉन्ग मतलब लॉन्ग मेथड क्या है कि आप पहले यहाँ से एक वैल्यू डाल के देखो कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं तो आप इसको पॉजिटिव मार्क कर लो। यहाँ से एक वैल्यू डालोगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से एक वैल्यू डाल के देखोगे तो दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। शॉर्टकट क्या कहता है कि अगर आपके एक्स के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो आप और लीनियर टर्म्स है तो आप राइट साइड वेरी राइट को प्लस लो, राइट से स्टार्ट करना है, कभी लेफ्ट से स्टार्ट नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ करोगे। राइट से प्लस माइनस प्लस, तो ये रीजन पॉजिटिव नंबर्स का और ये रीजन नेगेटिव नंबर्स का। तो मॉड एक्स पॉजिटिव कब होता है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। बच्चे जीरो भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, जीरो अगर इंक्लूड करोगे तो फिर 1 माइनस 1 एंड 1 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। जीरो कहाँ इंक्लूड करना वो आपकी चॉइस है, इधर करना इधर करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह कर सकते हो, बट बाद में ध्यान रखना है जब आपने फाइनल आंसर लिखने हैं। अच्छा, मॉड पॉजिटिव हो गया बच्चों, जब मॉड पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, फिर मॉड हट जाता है सिंपली बिना कुछ चेंजेस किए, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस x माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस कितना आएगा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 प्लस x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका उसने क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा, रूट्स पूछे, नंबर ऑफ रूट्स क्वेश्चन में वो पूछ रहा है हमसे। हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, किसके रियल रूट्स कितने होंगे बच्चों। अगर इसका मैं डी कैलकुलेट करूंगा, अगर इसका डी नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट्स, अगर डी पॉजिटिव आ गया तो 2 रियल रूट्स, अगर डी 0 आ गया तो 0 आने पे क्या होता है, नहीं 2 की 1, ये बताओ 2 रूट्स होंगे कि 1 रूट होगा वो, नहीं वो क्वांटिटी बताओ बस, 1 और 2, सेम डिफरेंट ना बताओ मुझे, नहीं 1 रूट है वो x की वैल्यू जो उसको 0 बनाती है, x की सिर्फ एक ही वैल्यू आई है, वो 2 बार दिखाई दे रही है तुम्हें, ठीक है, बट आपसे पूछे x की कितनी डिफरेंट वैल्यूज है, तो डिफरेंट वैल्यू को ही मतलब हम काउंटिंग में अलग अलग काउंट करेंगे, ठीक है। अगर मैं x मेरे 2 बार x इज इक्वल टू 2 2 बार आ गया तो 2 बार 2 को मैं 2 अलग अलग 2s काउंट नहीं कर सकता, मुझे एक ही काउंट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अगर d इज इक्वल टू 0 आ गया तो सिंगल रूट काउंट होगा, डबल रूट काउंट नहीं होगा, अगर d पॉजिटिव आ गया फिर डबल रूट काउंट होगा। फिलहाल देखते हैं d आता गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ जाएगा बच्चे 1 प्लस 12 13, पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया फिर ये 2 रूट्स, इसके ने तो 2 रूट्स दे दिए, ठीक है। मुझे वैसे आगे जरूरत ही नहीं पड़ी मेहनत करने की ज्यादा, ठीक है, क्योंकि उसने सिर्फ नंबर ऑफ रूट्स ही मांगे थे, उसने कुछ और मांगा ही नहीं हमसे। कहता मॉड नेगेटिव कब होगा, मैंने कहा मॉड नेगेटिव होगा -1 to 1 के बीच में,
-1 to 1 के बीच। अब -1 और 1 यहाँ इंक्लूड कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, मॉड हटेगा, नेगेटिव देके जाएगा तो बनाएगा 4x² + 4 + x - 1। ठीक है, 4x² + 4 - x - 7x² + x + 3 = 0। इसका d निकाल लो, b² - 4ac। 3 कितना होगा, 21 21 4 सा 42 84। ठीक है, अगर नेगेटिव आ गया, गलत तो नहीं किया कुछ, मैंने गलत कर दिया कुछ? हाँ जी हाँ जी, ये इसमें +4x² प्लस, हाँ जी हाँ जी, -4 आना था यहाँ पे, यहाँ -5 आ जाना था भाई, -5 ने यहाँ -5 कर देना था, 4ac। ठीक है, फिर यहाँ कुछ भी आता, जो भी आता पॉजिटिव आता। ये तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि इस माइनस ने यहाँ के पॉजिटिव कर देना है। नंबर में तो वैसे इंटरेस्ट नहीं है अभी, पॉजिटिव आ गया तो 2 रूट्स इसने दे देने। ठीक है, 4 रूट्स हो गए, 4 रूट्स हो गए, 4 रूट्स हो गए। नेक्स्ट, एक मेरा डाउट है, चलो मुझे यहाँ पे ना मतलब परफेक्ट आंसर आ गया 4 तक। वो मांगे भी उसने वो था, इंटीजर नंबर मांगा था, तो 4 अपना आंसर आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं ये कह रहा था कि ऐसा ना हो कहीं कि इसका रूट और इसका रूट कहीं एक सेम निकल आए, इसके 2 डिस्टिंक्ट होंगे, इसके 2 डिस्टिंक्ट होंगे, हो सकता है इसका एक इसके एक के बराबर आ जाए, तो फिर 4 रूट्स नहीं हुए, 3 ही रूट्स रह गए, है ना। तो वो हमें एक बार वेरीफाई कर लेना है, वो आप रूट्स, फाइनल रूट निकालने की जरूरत नहीं है, वो आपको x लिख के पता लग जाएगा, यही -b होता होगा ना, इसको लिख के पता लग जाएगा कि पॉसिबिलिटी है कुछ सेम आने की। समझ में आ रही है मेरी बात? ये वाले 2 रूट्स लिख के इसके 2 रूट्स फाइनल आंसर तक ले जाने की जरूरत नहीं है, टाइम पे डिपेंड करता है। वैसे टाइम है तो हम श्योर हो सकते हैं वैल्यूज निकाल के, टाइम वैसे होगा नहीं हमारे पास। ठीक है, तो इसको रूट्स एंड तक ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको नंबर्स देखोगे ना जब कैलकुलेशन देख के समझ जाओगे। अब मान लो इसमें एक नंबर दिखाई दे रहा है √47, एक इसमें नंबर दिखाई दे रहा है √23। अब ये कहाँ एक दूसरे के इक्वल आ पाएंगे कभी, ये कभी सॉल्व नहीं होना, ये भी कभी सॉल्व नहीं होना, तो दोनों इक्वालिटी तो कभी दिखा देंगे ही नहीं फिर। समझ रहे मेरी बात कि कैसे छोटी सी बात से पता लग जाता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, कहता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस। बहुत दिमाग खर्च होगा इस इक्वेशन में, जितना हमने पिछले पूरी उसमें हुआ उतना अकेला इसमें हो जाएगा। x पावर 4 -4x³ प्लस 12x² प्लस x -1 = 0। कहता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, डिफरेंट रियल रूट्स। ये मेरे पास क्या है, एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 4 की इक्वेशन है। कहता है कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं ये बता दो। मैंने कहा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का तरीका तो ये हो सकता है कि पहले मैं सारे रूट्स निकाल लूं, फिर मैं देख लूं कि कितने अलग हैं कितने डिस्टिंक्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर अकाउंट बता दूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले हिट एंड ट्रायल से ढूंढना पड़ेगा रूट, फिर उसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करके, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके क्यूबिक इक्वेशन बनाऊंगा, फिर उस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। कर सकते हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। हिट एंड ट्रायल से रूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये देखते हैं। बच्चों हिट एंड ट्रायल जब भी आपने करना होता है ना, आप सिर्फ लास्ट टर्म देखते हो, ये वाला जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ ये नंबर देखते हो और इसके फैक्टर्स सोचते हो क्या क्या है। 1 का फैक्टर, फैक्टर मतलब उससे छोटा या वो खुद। 1 का फैक्टर कौन कौन है, एक 1 नहीं अकेला। ठीक है, मान लो 1 की बजाय अगर 6 होता, फिर आपके पास ऑप्शन होते 1 2 3 6,
फिर आपको हिट एंड ट्रायल में ये सारे पुट करने होते हैं, ठीक है। उसके भी तरीके हैं चेक करने की कि ऐसे आपको 8 ना पुट करने पड़े। फिलहाल तो हमारे पास एक अकेला 1 ही है, तो इसका तो +1 -1 पुट करना कोई बड़ा काम नहीं है। आपको 1 पुट करके समझ में आ जाएगा, ये 1, ये 12, ये 1 14 हो गया, ये 4 एंड 1 5 हो गया। नहीं बन रहा 12 - 5 0 नहीं बन रहा है ना। -1 पुट कर लोगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी नहीं, ये नेगेटिव, ये तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हो? पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। पहले 3 पॉजिटिव, लास्ट 2 नेगेटिव, फिर भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब रूट हमें हिट एंड ट्रायल से तो मिलने से रहा, हिट एंड ट्रायल से तो रूट मिलने से रहा। अब हिट एंड ट्रायल से रूट नहीं मिलेगा तो और कोई तरीका हमारे पास नहीं है पहला रूट निकालने का। पहला रूट निकलने के बाद हमारे पास तरीके हैं रूट्स निकालने के, बट पहला रूट निकालने का तरीका हिट एंड ट्रायल ही है, ठीक है। तो अब रूट नहीं मिला तो क्या करें, फिर कुछ और सोचते हैं, ठीक है। जनरली बच्चे जब हमारे पास इक्वेशंस दिए, मतलब ये हमने डेरिवेटिव्स के चैप्टर में पढ़ना है जेई की क्लास में, कि जनरली क्या होता है जब हमारे पास ऐसी इक्वेशंस आती हैं, बड़ी इक्वेशंस आती हैं, तो बड़ी इक्वेशंस दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके आई होती है। जैसे मैं आपको बोलूं कि जी मेरे पास एक इक्वेशन है x² + 4x + 1, ये एक पैराबोला की इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं x² - 7x + 2, ये भी किसी पैराबोला की इक्वेशन होगी, ये भी क्वाड्रेटिक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या होगा, एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलेगी, डिग्री 4 वाली इक्वेशन मिलेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि एक अलग अलग है तो मिक्स करना आसान है, मिक्स बड़ी है तो अलग अलग नहीं हो पाती, ठीक है। फिर क्या करें कि अगर तो अलग अलग हो पाती होती फिर तो हम वो जैसे हिट एंड ट्रायल से करने बैठे थे, हो जाता कुछ तो कर लेते। अब क्या कर सकते हैं, कहता है काम करो, अगर कुछ जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कहता है काम करो, x - 1 होल पावर 4 बना लो, ठीक है। ये उसमें फर्स्ट टर्म ली, लास्ट टर्म ली, कहता होल पावर 4। मैंने कहा होल पावर 4 क्यों, कहता होल पावर 4 ही डिग्री 4 की इक्वेशन बनाता है ना। मैंने कहा ये x - 1 होल पावर 4, कहता एक बार करके तो देखो। मैंने कहा कर लेते हैं, 4c0 क्या बनेगा, x - 1 है, x पावर 0 - 1 पावर 4, उल्टा कर दिया, 4 यहाँ कैसे होगा, nc0 a पावर, यहाँ पे दूसरे वाले में हम लिखते हैं पावर, ये 0, ये कोई बार छोटे से चीजें दिमाग से निकल जाती है। x3 - 1 की पावर 1, x² - 1 की पावर 2, x1 - 1 की पावर 1, -1 की पावर 4 3 2 1, हाँ वो मैं करता हूँ, 0 1 2, यहाँ 3 आना था, ये कहने लगे थे, ठीक। ये क्या बनता, 4c0 1, x पावर 4, ये बन जाता x पावर 4, ये बन जाता साथ में 4x3, 4c2 सॉल्व करना पड़ेगा, बाकियों की वैल्यू तो है मेरे पास, 4c2 सॉल्व करना पड़ेगा, 6 आ जाएगा, वैसे 6 आ जाएगा, +6x², फिर ये वापस से 4 आ जाएगा, -4x, ये वापस से 1 आ जाएगा, ये बनेगा। कहता है काम करो, बंटवारा करके ना इन टर्म्स को अलग कर लो, बाकी जो एक्स्ट्रा बचता है वो अलग कर लो। मैंने कहा ठीक है, x पावर 4 मिल गया, -4x3, ये तो मिल ही गया, चलो ठीक है। 12x² में से 6x² निकाल लो, दूसरा 6x² रख लो, प्लस x है मेरे पास, -4x चाहिए मुझे, कोई बात नहीं, -4x रख लो, ठीक है। बैलेंस करने के लिए आप +4x रख लो, और साथ ये x एज इट इज रख लिया, एक -4x + 4x कर लिया, ताकि दिमाग पे ज्यादा जोर ना पड़े। मैंने बच्चे इस +x को कुछ नहीं किया, उसको ऐसे रख लिया, -4x चाहिए था तो -4x + 4x कर लो, साथ में और क्या है, -1, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लो एक बार, है गड़बड़, +1 है ना यहाँ पे, +1 है ना यहाँ पे,
ठीक है, हमें -1 चाहिए, तो +1 यहाँ पे, कोई बात नहीं, -1 +1 कर लो, 1 +1 तो ऑलरेडी था, उल्टा कर दिया मैंने, ये -1 को नहीं छेड़ा, ये एज इट इज ही पड़ा है। हमें क्या चाहिए, +1 चाहिए, 1 +1 -1 कर, दोबारा बोल दो मिस्टेक, ध्यान से समझो। मैं कह रहा था मुझे ये चाहिए, ये अपने पास है, जॉन जॉन सी टर्म तो एज इट इज है, वो तो ऐसे ही रख ली, उसको कुछ नहीं किया। 12x² में से 6x² इसको चाहिए था, मैंने 12 में से 6x दे दिया, 6x बचा के रख लिया। अब आया ये +x की बारी, अब मैंने सोचा कि काम करता हूं, ये +x मुझे भी चाहिए, +x मतलब जो बनाना है वो -4x बनाना है, तो मैंने -4x यहां लिख लिया, +x ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि -4x लिखा था तो उसको बैलेंस करने के लिए +4x लिख लिया। मुझे बनाना क्या है, +1 चाहिए, क्या +1 ऐसे ही रख लिया, ले लिया। अब इस +1 को बैलेंस करने के लिए एक -1 भी लिखना था, फिर एक -1 यहां पे पड़ा था, वो भी लिखना था, ठीक है। तो ये बन गया बच्चे अपना x -1 के होल पावर 4 प्लस साथ में बन गया 6x² प्लस 5x - 2, ये बन गया इज इक्वल टू 0। ठीक लग रहा है? उसको उधर ले जाओ। अब आपके पास दो अलग अलग इक्वेशंस हैं जो आपस में इक्वल है, ठीक है। एक ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर है, इसको मैं y1 नाम दे रहा हूं, उसको मैं y2 नाम दे रहा हूं, ठीक है। अब मुझे देखना है कि कौन सी x की वैल्यूज के लिए, नॉट एग्जैक्ट एक्चुअली कौन सी x की वैल्यूज, उसने पूछा कितने रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, कितने रियल रूट्स मतलब कितनी ऐसी x की वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू होगी, मुझे सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कितनी वैल्यूज होंगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, जितनी जगह वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे मतलब उतने उनके कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है। मान लो उसका भी मैंने कुछ ग्राफ बनाया, इसका भी मैंने कुछ ग्राफ बनाया, ठीक है, दो जगह कट करता है, हो सकता है कि ऐसा कुछ ग्राफ हो, ठीक है। वो जितनी जगह कट कर रहा है मतलब वो उसके कॉमन पॉइंट्स हैं, कॉमन पॉइंट्स है मतलब वही ऐसी इनपुट्स हैं जो सेम आउटपुट्स दे रहे हैं, ठीक है। मतलब जितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे उतना ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ग्राफ वाले चैप्टर्स में एक पार्ट है जिसको हम कर्व स्केचिंग बोलते हैं, वो मुझे डाउट है कि आप लोगों ने पूरी करी है कि नहीं करी है, ठीक है। अदरवाइज ये AOI में बहुत डिटेल में करते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो मतलब एनसीईआरटी जो बोर्ड्स करते हैं उसमें भी मैं ये थोड़ा डिटेल में लेके जाता हूँ, फिलहाल के लिए तुम्हें इतना बता देता हूँ बस। y = x² को जानते हो, ये कैसा ग्राफ बनाता है, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इट मेक्स, स्ट्रेट लाइन बनाएगा कि पैराबोला बनाएगा कि सर्कल बनाएगा कि हाइपरबोला बनाएगा, इतना तो बता सकते हो। कभी कभी मुझे डर लगता है तुमसे, इतनी सी बात को इतना सोचने लगते हैं, चारों जाने कुछ भी जवाब नहीं देते। बताओ अब, इसे मैंने नहीं बताना, ये तुमने ही बताना, सोच के याद करके। सर्कल की क्या पहचान होती है, किसी इक्वेशन को देख के कैसे पता लगता है कि वो सर्कल है कि नहीं, तो हमसे उससे मत पूछो, अपना बताओ कैसे एक इक्वेशन को देख के पता लगता है कि वो सर्कल की है या एलिप्स की है या पैराबोला की है। चलो लाइन की इक्वेशन बता दो। अरे y = तुम जनरल इक्वेशन बता रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि इक्वेशन लिख रखी है तुम्हारे सामने। अच्छा चलो ये बताओ कि ये वाली इक्वेशन लाइन की इक्वेशन है कि नहीं है, कि हो भी सकते नहीं भी हो सकते। जो चुप बैठे ना वो ज्यादा मतलब वो है, ज्यादा डर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि गलत आंसर। अब हमें यही नहीं पता कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे दिखाई देती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमेशा लीनियर डिग्री की होती है, डिग्री 1 की होती है, उसमें सारे वेरिएबल्स डिग्री 1 के होते हैं, तो ये कभी नहीं हो सकता बिकॉज इट्स ऑफ डिग्री 2। क्वाड्रेटिक हमेशा सिर्फ पैराबोला की होती है, पैराबोला इज ऑलवेज क्वाड्रेटिक, ठीक है। पैराबोला हमेशा क्वाड्रेटिक होता है। सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों डिग्री 2 के होते हैं।
पैराबोला में क्या होता है, 1 डिग्री 1 का होता है, 1 डिग्री 2 का होता है। हो सकता है y डिग्री 2 का हो, x डिग्री 1 का हो सकता है x डिग्री 2 का हो, y डिग्री 1 का हो, दोनों में से कोई भी 1 डिग्री 2 का होगा, 1 डिग्री 1 का होगा। पैराबोला के केस में, लाइन के केस में दोनों ही डिग्री 1 के होंगे। सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, तीनों के केस में x और y दोनों डिग्री 2 के होंगे। अगली बार इस बात का आंसर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ये तो एनसीईआरटी का भी बहुत आसान वर्जन है बच्चे। ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की शेप होती है, ये होती है पैराबोला की शेप, अपवर्ड पैराबोला। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होता है अपवर्ड पैराबोला। स्क्वायर हटा के आप पावर 4 रखोगे तब भी वो अपवर्ड पैराबोला ही रहेगा, बस वो कुछ ऐसा हो जाएगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, एक्चुअली वो पैराबोला नहीं होता टेक्निकली, बट फिर आप मान लो कि दिखता पैराबोला जैसे ही है वो, उसका नाम पैराबोला नहीं है, क्योंकि पैराबोला होने के लिए 1 डिग्री 2 1 डिग्री 1 होती है। ठीक है, अब मैं डिग्री 4 को डिग्री 1 के साथ नहीं ना पैराबोला बोल सकता, अभी तो मैंने कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि डिग्री 2 और डिग्री 1 पैराबोला का पेयर होता है। ठीक है, तो डिग्री 4 डिग्री 1 पैराबोला जैसा दिखता है, और हमें सिर्फ दिखने जैसे से मतलब है कि वो बस एक फिगर सी बना दे बस। y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 कुछ ऐसा पैराबोला जैसा दिखने वाली एक फिगर हो जाएगी। ठीक है, और ये भी क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है तो टिपिकली पैराबोला बनेगा, है ना। बट ये पैराबोला का वर्टेक्स वगैरह कहाँ होगा वो देखना पड़ेगा। वो हाँ, वो जब ब्रैकेट्स ओपन कर दोगे तो x और y दोनों की पावर डिग्री 2 आ जाएगी ना। अच्छा, मैं कह रहा था कि अब इसको देख के हमें जज करना है कि इसका वर्टेक्स कहाँ है। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स जज करने के लिए पहले या तो आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के वो सारा तामझाम करो, ठीक है, या फिर आप जो फॉर्मूलाज बताए गए हैं अलग अलग टाइम पे वो याद करो। -d/4 है, -b/2 है, ये स्टैंडर्ड सीधा ही आपको उसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स देता है, और साथ में ये बताता है कि अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। डाउनवर्ड होगा क्यों? क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। ये x और y है, मैंने इसमें डाउटफुल था, x आ गया, ये y, मतलब वैल्यू सेम सही है, वो पहली वाली वैल्यू y की थी। ठीक है, x और y के कोऑर्डिनेट्स ऐसे आते हैं। अगर आप लोगों को ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के क्वेश्चन को बहुत लंबा और मुश्किल कर सकते हो। अगर ये याद है, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। आप इसको मेहनत करके अगर ढूंढोगे, और इसका भी, ये तो x पावर 4 का था ना, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 का पहले बनाया था, हमें एग्जैक्टली कौन सा चाहिए था, -1 का होल पावर 4 चाहिए था। अब x में मैंने क्या किया, -1 किया, तो ग्राफ में क्या होगा, +1 करना पड़ेगा। ओरिजिन पे हमारा पहले वर्टेक्स ओरिजिन पे था, अब वो ग्राफ +1 से शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ -1 किया तो ग्राफ में +1 से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्व स्केचिंग बोलते हैं भाई इसको। एक काम करेंगे, कर्व स्केचिंग को एक अलग से टॉपिक की तरह, वही है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ही है, जैसा नहीं है। कर्व स्केचिंग एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो x पावर 4 पर, अब हमें तो x स्क्वायर याद है, हमें तो ये देखना है कि इवन पावर के लिए क्या क्या करेंगे हम, ऑड पावर्स के ग्राफ्स कैसे बनेंगे, और उसमें शिफ्टिंग कैसे कैसे होगी। अब शिफ्टिंग एक तो होती है, ये सिंपल है, ठीक है। मान ली शिफ्टिंग ऐसे है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर 7/2, इतना कुछ नहीं वो हैंडल कर पाएगा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। बट कर्व स्केचिंग में आप बता दोगे कि पहले 2 से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड कर लो x को, ठीक है, इधर फिर बाद में 3 ऐड किया तो माइनस कर लो, ठीक है, ग्राफ में, मतलब उसमें जो प्रोसेसेस है। अब इधर 7/2 जो बाहर है इसको इधर ले आओ, ठीक है, क्योंकि इधर तो होल स्क्वायर हो चुका है वो, है ना,
और इधर जो y 2/7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर 2/7 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं सिर्फ ये पार्ट है, और बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आपके ग्राफ में मान लो पहले आपका ग्राफ था y इज इक्वल टू 2x+1, अब इसमें मैं x को mod x से रिप्लेस करके ये आ जाए, ठीक है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं कर्व स्केचिंग में, जो आपको, कर्व स्केचिंग का मतलब है कि आपको जो ये गिवन है, इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उससे आप अपना ग्राफ बना पाओ। तो ये बनाएगा x-1 होल पावर 4 का ग्राफ, और दूसरा बनेगा कुछ ऐसा ग्राफ। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, डाउनवर्ड पैराबोला, इसका वर्टेक्स कहीं तुम्हें यहाँ मिल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका वर्टेक्स कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। चाहो तो इतना मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सेकंड में देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में मिलता है, देखते हैं। करना जरा पुट इसको, ए कितना है -6, बी कितना है -5, सी कितना है 2, करो जरा। बी कितना है -5, ए कितना है -6, नेगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं। दूसरा देखो, दूसरा देखो, डी निकालो उसका, b² -4ac, 25 -4ac पॉजिटिव आएगा, ठीक है। x नेगेटिव y पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में जाएगा। देख ही रहे हो एग्जैक्ट कहाँ पे जा रहा है। b कितना आया, b² -4ac, 25 + 48, देखो तुम देखो, मैं एक बार उसका आंसर देखता हूँ उसने क्या किया। हाँ सेकंड में ही है, यहाँ कहीं सेकंड में ही, ठीक है। एनीवे बस इतना, अगर इतना भी समझ में आता है कि दो पैराबोलास हैं, तो दो पैराबोलास आपस में दो जगह एक जगह टकराए तो दूसरी जगह पक्का टकराएंगे, या तो नहीं टकराते, या तो ऐसा होता दूसरे से एक दूर ही रहते। अगर एक जगह एंटर कर गया उसके अंदर, तो बाहर निकलने के लिए फिर वो जरूर मतलब दोबारा टकराएगा टकराएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है ना, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ है। दो पॉइंट्स आ गए, दो रूट्स आ गए। मैंने बोला था एक क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन का दिमाग खा जाएगा। अगला क्वेश्चन आसान लग रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द, पहले लिख रहे हो तो लिख लो। आगे क्वेश्चन में वो कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ रियल नंबर्स, सम ऑफ रियल नंबर्स कौन कौन से हैं, a की पावर -5, a की पावर -4, एक 3, a की पावर -3, 1, a पावर 8, a पावर 10, 1, a पावर 8 एंड a पावर 10। ये अपने पास 6 नंबर है। इन 6 नंबर्स के सम की रियल वैल्यू मांग रहा है, जिसमें कह रहा है a पॉजिटिव है। भाई इसने a पॉजिटिव बोला है, क्या उसके a पॉजिटिव बोलने से बाकी नंबर्स को कुछ फर्क पड़ता है? क्या ये कह सकते हैं कि सारे पॉजिटिव होंगे a के पॉजिटिव होने से? चेक करो नंबर्स को, देखो चेक करो, क्या a के पॉजिटिव बोलने से बाकी सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे? सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे,
ठीक है, सारे नंबर्स पॉजिटिव होने पे वो थी प्रॉपर्टी अपनी, यहाँ तक क्या थी प्रॉपर्टी, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, सारे नंबर्स हो ए एम ग्रेटर देन जी एम। अब ये क्यों लग रही सर, ये कैसे लगी, एक तो ये पता, एक तो इसकी कंडीशन ये थी कि सारे पॉजिटिव होने जरूरी है, दूसरा हमें इससे पता चला क्योंकि उसने सबका सम मांगा था और इसमें इसका सम मिलता है, और सम की भी उसने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मांगी, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कुछ ऐसा करके मांगी है। ठीक है, तो अब मैं रुको, अभी इतना आसान होता तो मैं तुम्हें खुद घर से करने के लिए देता ही। एक चीज ध्यान से देखो इसमें, क्योंकि एक ही कैच ऐसा आएगा जिसके कारण ये क्वेश्चन है पेपर के अंदर। बच्चे ये क्वेश्चन है इंटीजर टाइप का, अगर इंटीजर टाइप ना होता तो मैं इसको बहुत सिंपली सॉल्व कर लेता, बट अब इंटीजर टाइप है तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आएगी, खुद ही बताता हूँ क्या आएगी। यहाँ तक देखो, यहाँ तक ठीक लग रहा है सब कुछ, ठीक है, उसने यही मांगा था, सबका सम ही मांगा था। 6 एक पॉजिटिव नंबर है, उठा के इधर ले जाओ, पॉजिटिव नंबर की शिफ्टिंग तो हम इधर उधर कर लेते हैं फटाफट। अच्छा, इस अंदर वालों को देख लो क्या कर रहे हैं, ए की पावर -5 -4 -3, ये हुआ -12, बच्चे -4 -5 -9 -9 -3 -12 है ना, तो ए की पावर हुई -12, ए की पावर 8, ए की पावर 10, ए की पावर 18, साथ में 3 × 1 3, इसको आप कर लोगे सॉल्व तो क्या आएगा, ए की पावर 6 पावर 1/6, 6 को अंदर ले जाओगे क्या बनेगा, 3 की पावर 1/6 1। अब यहां पे ध्यान से देखो, उसने मांगा था, कहता है इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू मतलब अच्छा 6, ओके, उसने क्वेश्चन में इसकी मिनिमम वैल्यू मांगी थी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू मतलब ये किससे हमेशा बड़ा रहेगा, मिनिमम वैल्यू मतलब एक ऐसी वैल्यू जिससे हमारा आंसर हमेशा बड़ा रहेगा। ये किससे बड़ा रहेगा, ये हमेशा इससे बड़ा रहेगा, ये हमेशा इससे बड़ा रहेगा, बट ये कोई इंटीजर तो है नहीं ना, हमें ए के बारे में कुछ मालूम है, ए के बारे में बस इतना मालूम है पॉजिटिव है, इसके अलावा और कुछ नहीं मालूम, तो कुछ यहाँ पे मान एक फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, अगर एमसीक्यू होता तो मैं एक्सपेक्ट कर लेता शायद उसने एमसीक्यू में ये वाला ऑप्शन दे रखा होता, ठीक है, कि शायद उसने एमसीक्यू में ऐसा कुछ ऑप्शन दे रखा होता, तो अब ये नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक प्रॉब्लम है कि ए आ रहा है, ये नहीं चाहिए क्योंकि ये मुझे एक फाइनल इंटीजर नहीं दे पाएगा कभी। ठीक है, एक ये पावर 1/6 आ रही है, ये मुझे सॉल्व नहीं होगी, 3 की पावर 1/6 भी एक इंटीजर नहीं दे पाएगा, तो मुझे ये दोनों नहीं चाहिए। अब मेरा प्रॉब्लम ये क्वेश्चन सॉल्व होना नहीं था, क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहा है बट जो आंसर आ रहा है वो नहीं चाहिए, उसने इंटीजर मांगा तो इंटीजर ही चाहिए। दो दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, 6 से में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन दो दुश्मनों का क्या इलाज है, कहता पहले 3 का इलाज कर लेते हैं, कहता अगर यहाँ 3 खत्म करना हो क्या तरीका है, मैंने कहा 3 खत्म करने का ये तरीका है कि आप ना यहाँ पे 3 की पावर a-3 ना लिखो, आप यहाँ पे 3 बार ऐड कर लो, उसका क्या फायदा होगा कि 3 नहीं आएगा दोबारा, यहाँ पे समझ आई बात, 3 नहीं आएगा, नहीं आई बात समझ। ठीक है, यही कैच है कि वो जो 3 दुश्मन बन रहा था वो 3 को 3 a पावर माइनस लिखने की बजाय मैंने a-3 को 3 बार लिख लिया, ऐड कर लिया। अब क्योंकि वहां पे वो 3 बार ऐड हुआ है, यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं वहां पे वो 3 बार ऐड और था, यहाँ पे वो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं हार्दिक, देख लो, अगर अनएक्सेप्टेबल लग रहा है तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, कोई जल्दी नहीं। ठीक है, अब इससे ये फायदा हुआ कि वो 3 वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अब 3 नहीं आएगा, बट हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा पहले टर्म 6 थी, अब आपने 2 टर्म्स और बढ़ा दी, a पावर -3 तो पहले भी था ही, अब 2 और आ गए, तो टर्म्स 8 हो गई, और यहाँ पे भी पावर क्या हो जाएगी, अब इनको करो, वो पावर पावर क्या आएगी, -18 से तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो 8 से सॉल्व नहीं होगा फिर, a की पावर 18 क्यों बोला तूने फिर, नहीं बताना, गलत आधी इंफॉर्मेशन, मतलब तूने, मैं समझ गया तूने पूरा बोला होगा बट प्रिसाइज करके बोलना क्या आ रहा है, कैलकुलेशन बोली जा रही है बीच की।
क्या आएगा, a की पावर -4 -9 -12 -15 -18 +18, ठीक है जी, -18 +18, नंबर तो कोई है ही नहीं, है ना, ये तो 0 ही हो गया। अब वो 8 लेके आएंगे इधर, ये तो 1 की पावर 1/8 हो गया, है ना, ये तो खत्म हो गया भाई साहब। ए भी हैंडल हो गया, दो प्रॉब्लम थी, एक 3 और एक 8, मैंने 3 को किया, ए अपने आप ही ए पावर 0 बन गया, ए भी खत्म हो गया। जो उधर से 8 था वो इधर ले आए, पहले 6 लेके आए थे, 8 लेके आए, 8 अपना आंसर है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है जो काफी डिफिकल्ट है, 33rd, बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, जो मेरी इस बुक में, हाँ जो आपको फोटो भेजी है उसमें क्वेश्चन नंबर 33rd है, बाकी सारे इजीली कर पाओगे आप, ठीक है। अभी इतना ही करते हैं।